जैसे कि नाम आता है पीएन। पीएन का मतलब होता है पेरेंटल न्यूट्रिशन। क्या नाम होता है? पेरेंटल न्यूट्रिशन। और पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि अदर देन ओरल रूट से मरीज को न्यूट्रिशन देना पेरेंटल न्यूट्रिशन कहलाता है। यहां क्या दे रहे हो? अदर देन ओरल रूट, या जिसे बोल सकते हो एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अलावा अगर मरीज को न्यूट्रिशन देने का तरीका जो होगा उसे क्या बोला जाता है? पेरेंटल रूट बोला जाता है, जिसमें आप आईवी रूट वगैरह काम में लेंगे, चलेगा। अब पेरेंटल रूट में अगर अपन बात करते हैं ये किन मरीजों के लिए होगा, तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं इंडिकेशन लिखूं, अगर मैं इंडिकेशंस लिखने की कोशिश करूं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहां इंडिकेशन लिखने की कोशिश करूं कि क्या क्या इंडिकेशंस आता है, तो ध्यान रखिएगा, सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करने की कोशिश करते हैं, कोई इस कंडीशन का होता है, ध्यान रखिएगा, ये वाली परिस्थितियां अगर मरीज में देखने को मिल जाए, इसके अलावा कंडीशंस को आगे की तरफ बताऊं कि और क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा, कोई ओरल कैंसर हो जाए या ओरल सर्जरी हो जाए, या कोई जीआईटी का कोई कैंसर, या जीआईटी अपसेट है, या जीआईटी में कोई सर्जरी है, या फिर मरीज टर्मिनल इल है, टर्मिनल इल है, याद रखिएगा, या मरीज में पैलेटिव केयर चल रही है। पैलेटिव केयर का मतलब मरना फाइनल है, बस मरने से पहले की गई आखिरी सेवा। तो अगर ऐसी परिस्थितियां निकल के आती है किसी मरीज में, सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता न के बराबर हो चुकी है किसी कारण से, और वो तो अब बोल ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति में न्यूट्रिशन कैसे दें? तो पेरेंटल दो। अगर कोई मरीज एचआईवी एड्स या एंड स्टेज ऑफ कैंसर या कीमो या रेडियो की स्टेज में है, तो वो भी लगभग अधमरा है, उसको दो। या ओरल कैंसर या ओरल कैविटी में कोई सर्जरी हो गई तो मुंह के रास्ते से दे नहीं सकते, तो पेरेंटल दो। जीआईटी का कोई भी कैंसर है, इसोफेजियल हो, स्टोमक हो, ड्यूडिनम हो, इलियम हो, जेजुनम हो, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, रेक्टम, सिग्मोइड, कुछ भी हो, या जीआईटी का निकाल ही दी, जीआईटी या तो जीआईटी निकाल दी, या पेनक्रिएटिक कैंसर वैंसर है, पूरा जीआई आ गया है ना, पूरा जीआई सर्जरी हो गया। नेक्स्ट अपन ने लिख दिया टर्मिनल इल, किसी भी बीमारी की आखिरी स्टेज पे अगर है तो टीपीए मरीज को पीएन दो। या फिर पैलेटिव केयर चल रही है कि बस भगवान का बुलावा आया हुआ है, हम तो लाइफ एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इन मरीजों को दिया जाने। इसके अलावा देखो टर्मिनल इल वाली में देखो डीएम वीएम भी आ जाते हैं, डायबिटीज मेलाइटस है, पेनक्रेटाइटिस है, ऐसे सारे मरीज आ रहे हैं ना। अब ऐसी कंडीशन में आप जब मरीज को दे रहे हो तो दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है टीपीएन और दूसरा होता है पीपीएन। टीपीएन का मतलब होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, और इधर देखने को मिलता है पीपीएन वाली कंडीशन में है पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन। एक साइड में है पीपीएन और दूसरी साइड में है टीपीएन। अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं, टीपीएन में आपको तमाम न्यूट्रिशन दोगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट दोगे, ठीक है, आप यहां इस मरीज को प्रोटीन भी दोगे, यहां आप इस मरीज को फैट भी दोगे, और इसको अपन कहते हैं दाल। इसको दाल का मतलब, डी का मतलब डेक्सट्रोज, ए का मतलब एमाइनो एसिड, और एल का मतलब लिपिड। ध्यान रखिएगा, ये तमाम तीनों चीजें मरीज में देना। अब ये तीनों चीजें देते हो तो आपको पता है जब डेक्सट्रोज दोगे तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो ड्यूरिंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्लोजली ऑब्जर्व फॉर हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। और टीपीएन में डेक्सट्रोज अवॉइड करना है अगर मरीज को डायबिटीज हो तो, ठीक है सर। दूसरा एमाइनो एसिड दे रहे हो तो एमाइनो एसिड यूरिया साइकिल में लिवर पे लोड बढ़ाएगा और एक्सक्रीशन में यूरिया किडनी पे लोड बढ़ाएगा। तो एमाइनो एसिड शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रीनल डिजीज,
ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि किडनी की खराबी वाले मरीज को कभी भी अमीनो एसिड या प्रोटीन नहीं देना है। ऐसे नहीं कि तुम प्रोटीन टिका दो, प्रोटीन टिका दी तो वो किडनी फेल कर देगा। तो ऑलवेज डन द केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट को पहले करो, इसके लिए ब्लड ग्लूकोज चेक करो, इसके लिए केएफटी करो। अगले नंबर पे लिखा है फेट, लिवर में फेट का इमल्सिफिकेशन लिवर करता है। और प्यारे दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें मरीज को ये देने से पहले एलएफटी चेक करना है। तो याद रखिएगा लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और इधर आपको ब्लड ग्लूकोज, तीनों चीजों के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से आपको जांच करनी है, फिर देना है। और दोगे तो इनकी समस्याएं आ सकती है, तो रेगुलरली क्लोजली मॉनिटर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। यहां तक कोई समस्या है नहीं। इसके अलावा इसमें पीनट एलर्जी वगैरह और चेक करनी है, क्योंकि ये पीनट से बना होता है, यानी मूंगफली वगैरह से बनता है। इधर आ गया पीपीएन। पीपीएन में क्या करो कि जो समस्या है उसको निकाल दो, या तो मरीज में डाल दे दो, या मरीज में आल दे दो, या मरीज के अंदर क्या देखने को मिल गया, या मरीज में डाल दे दो। तो कुल मिलाकर के आप अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार जोड़े बना सकते हो। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, यहां पर अपन ने क्या देखने को मिलता है, डेक्सट्रोज एंड लिपिड दे दो, प्रोटीन उड़ा दिया। इधर एमाइनो एसिड और लिपिड दे दिया, डेक्सट्रोज उड़ा दिया। इधर प्यारे दोस्तों डेक्सट्रोज और एमाइनो एसिड दे दिया, लिपिड उड़ा दिया। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दैट इज कॉल्ड पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन, की पूरा नहीं है आधा है, जिसको डाल आल और डा बोलते हैं, या डा अल अल डा भी बोला जा सकता है। क्लियर है? जिसमें तमाम वो चीजें नहीं देखने को मिली है। देने के लिए आप क्या काम में लोगे, तो हम सेंट्रल लाइन काम में लेते हैं 6 हफ्ते तक। तो इसके अलावा अगर काम में लेना पड़े तो उसको बोलते हैं पीआईसीसी लाइन। पीआईसीसी का मतलब पेरीफेरल, क्या बोला जाता है, पेरीफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन कैथेटर। पेरीफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन कैथेटर के नाम से बताया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अरे क्या बताया जा सकता है, पेरीफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन कैथेटर के नाम से बताते हैं, जिसको अपन पीआईसीसी बोलते हैं। इसको अपन ने सेंट्रल लाइन बोल दिया। अब सेंट्रल लाइन की ड्रेसिंग अच्छी करनी है, इनर टू आउटर क्लीनिंग करनी है, टेगाड्रम ड्रेसिंग लगानी है, हिपेरिन फ्लश करते रहना है, ब्लॉक को बचाने की कोशिश करना है, स्लो देना होता है। टीपीएन ठंडा होता है तो बॉडी टेम्परेचर पे करने के बाद दिया जाता है। हाँ दे सकते हैं, उसको पीएन बोलेंगे। लिपिड और एमाइनो एसिड दो ही दोगे तो उसको पीएन बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट। क्या चाहिए था, चलो ध्यान रखिएगा, प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है, इन्फेक्शन वगैरह को देखना है, एबनॉर्मल ड्रेनेज वगैरह। अगर इन्फेक्शन हो जाए, अगर रेडनेस, पेन, स्वेलिंग आता है तो इन्फेक्शन में कल्चर के लिए इसकी टिप भेजी जाती है। ये विशेष प्रकार का सवाल है, ध्यान रखिएगा। इफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट देन सेंड द टिप फॉर कल्चर। लिख देता हूं मैं, ये सवाल कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। इफ इन्फेक्शन, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ इन्फेक्शन प्रेजेंट देन सेंड टिप फॉर कल्चर एट लैब। अरे लैब में आपको कल्चर के लिए इसको भेजना है। नेक्स्ट पीआईसीसी लाइन हो गया, पेरीफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन कैथेटर। ध्यान रखिएगा, ये पीआईसीसी लाइन देखने को मिलती है, जिसको पेरीफेरल डालते हो तो थोड़े चांस कम हो जाते हैं, सेंट्रल बॉडी को छोड़ दिया। बाकी इनमें भी प्रॉपर ध्यान रखना है, क्लीनिंग व्लीनिंग का ध्यान रखना है, इन्फेक्शन का ध्यान रखना है, रेगुलरली ब्लड ग्लूकोज चेक करना है। अब बंद करते टाइम अगर आपने अचानक से बंद कर लिया, एब्रप्ट विड्रॉल डेवलप द हाइपोग्लाइसीमिया, तो इसको क्या करना है, ग्रेजुअली बंद किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्रेजुअली बंद का मतलब, अगर मैं पूछूं कि ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, अगर पूछा ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशन, ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आएगा हाइपरग्लाइसीमिया। ध्यान रखिएगा, लेकिन जस्ट आफ्टर, तो जस्ट आफ्टर क्या देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। जस्ट आफ्टर क्या देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, प्रिवेंट, पहले तो स्लो स्टॉप करो, यानी टेपर करो, देन रन डेक्सट्रोज 10%, उसके बाद डेक्सट्रोज 10% पे शिफ्ट कर दो। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशन पूछे कि सर ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको 3 से 4 घंटे रेगुलर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करो। अरे इसके लिए आपकी तरफ से क्या आएगा, रेगुलर असेस ब्लड ग्लूकोज एवरी 3 to 4 आवर्स।
ठीक है। डेली वेट मॉनिटरिंग करना है, 1 से 2 एलबीएस वजन बढ़ जाए, ठीक है, 3 से 4 एलबीएस वजन बढ़ जाता है, इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है, ये भी विशेष ध्यान रखना। लेकिन अगर बंद करते टाइम कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और हाइपोग्लाइसीमिया का बचाव करने का तरीका है, पहले स्लो करो, स्लो का मतलब टेपर करो, टेपर के बाद में बंद करो और बंद करके डेक्सट्रोज 10 पे शिफ्ट करो ताकि मरीज हाइपो में नहीं जाए, ठीक है। बाकी बहुत सारा लंबा चौड़ा मामला देखने को मिलता है। हाँ, न्यूमोथोरेक्स कॉम्प्लिकेशन होता है, पता करने के लिए शुरुआती 24 घंटे में वो भी पता करते रहना है। एयर एम्बोलिज्म, वेयर एम्बोलिज्म पे भी काम करेंगे, एक वेग के बारे में। बाकी तो देखो टीपीएन को और जितना डीप में पढ़ाया जाए उतना कम है, जितने पॉइंट और लिखवा सकते हैं, वजन से रिलेटेड है, एलर्जी से रिलेटेड है, क्लोज मॉनिटरिंग से रिलेटेड है, न्यूट्रिशनल ग्रोथ से रिलेटेड है, बॉडी में वाटर के रिटेंशन से रिलेटेड है, ऑर्गन फेलियर से रिलेटेड है, कार्डियक ओवरलोड से रिलेटेड है, ये तमाम चीजें देखने को मिल रहा है।